Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू द MHK classes. MHK classes is an educational channel. As you know that last video is our the fundamental unit of life. Today we will continue same chapter of fundamental unit of life. So friends, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था कि सेल की कैसे डिस्कवरी हुई, किसने की, किस तरह की, और सेल के अंदर क्या चीज़ होते हैं उसको आज हम डिटेल में आगे की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल होता क्या है। सेल एक फंडामेंटल यूनिट है ऑफ लाइफ की। दूसरी बात ये है कि सेल जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल टू टाइप के होते हैं, सिंगुलर सेल और यूनिसेलुलर सेल, मल्टीसेलुलर सेल। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल स्ट्रक्चर जिसकी एक ही सेल से पूरी बॉडी को बना हो, उसको हमने देखा था वो किस चीज़ का होता है, अमेबा हो गया। अमेबा इज़ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स और एनिमल्स, इस तरह से चीज़ें मल्टीसेलुलर होते हैं। तो आज शुरू करते हैं इन मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर सेल के अंदर होता क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो, द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। Some cells like amoeba have changed shape. In some cases, the cell shape could be more or less fixed. तो कुछ केस में क्या हो जाता है कि शेप ऑटोमेटिक चेंज होने में इजीली चेंज हो जाता है और कुछ केस में शेप नहीं चेंज होता। और सभी लिविंग सेल के अंदर एक कैपेसिटी होती है एक बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने की, जो कि लिविंग फॉर्म में होना चाहिए। तो ये फंक्शन क्या परफॉर्म करेंगे, वो होती है कि सेल अपने आप को डिवीज़न कर लेती है। ये परफॉर्म होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ह्यूमन बीइंग का सेल क्या होता है, मल्टीसेलुलर सेल होती है, और वो बाद में क्या हो जाता है, डिवीज़न हो जाता है कि मतलब एक जैसे कोई ऑर्गन्स बना है एक ही टाइप के सेल्स से, तो वो आपस में टूटकर दूसरा सेल्स बन जाएंगे, मतलब डिवीज़न हो जाएंगे, एक ही जैसा कई सारे सेल बड़े हो जाएंगे। यानी डेवलप होना ही सेल का डिवीज़न होना। अगर बच्चा है, बच्चा बड़ा हुआ तो उसके अंदर क्या हुआ, सेल का डिवीज़न हुआ, तभी वो डेवलप हुआ। हमारे बॉडी के अंदर हार्ट है, हार्ट का अलग काम है पंप करना ब्लड को। स्टमक है, डाइजेस्ट को, फूड को डाइजेस्ट करना। इसी तरह बहुत सारे ऑर्गन्स है, सबका अलग अलग परफॉर्म है। तो परफॉर्म किस पर डिपेंड करता है, सेल के और सेल के ऊपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसको करते हुए चल रहे हैं आगे। हु डिस्कवर सेल्स एंड हाउ। तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक वॉज डिस्कवर द सेल एंड हाउ। तो इन्होंने सेल को डिस्कवर कैसे किया था, इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था एक प्लांट के कोर के हेल्प से, जिसको इन्होंने माइक्रोस्कोप सेल्फ डेवलप माइक्रोस्कोप से देखा था। तो इनको पता चला कि जो कोर्क है उसके अंदर बहुत सारे रूम की तरह स्ट्रक्चर है, और वो रूम को इन्होंने बताया कि ये सेल है। Why is the cell called the structural and functional unit of life? अब यहाँ पे बोला, रीज़न पूछा है कि सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कि अगर बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट देखा जाए किसी भी ऑर्गेनिज्म के, तो सबसे छोटा इसी को पाया जाएगा, और यही में काम स्टार्ट होता है हमारे बॉडी को लाइफ लिविंग रखने के लिए। तो ये ही सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। अब आते हैं व्हाट इज़ सेल मेड अप ऑफ। सेल किससे बना होता है और व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है किस तरह होता है उसको जानेंगे। तो हम जानते हैं सेल के अंदर एक स्पेशल कंपोनेंट होता है, कल हम इसको शायद थोड़ा सा डिस्कस किए थे। सेल के अंदर जो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट, स्पेशल कंपोनेंट इनसाइड द सेल। इसी में बहुत सारे चीज़ें होती हैं।
और कल पे भी पता कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे ने फाइंड किया था, उसी के अंदर ये ऑर्गेनेल्स होते हैं। इफ़ यू स्टडी सेल अंडर माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर इन ऑलमोस्ट। कह रहा है कि बुक में, एनसीईआरटी बुक है, कि अगर सेल को हम माइक्रोस्कोप से स्टडी करें तो बहुत सारे इसके अंदर कंपोनेंट पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है प्लाज्मा, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सारे चीज़ें अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऑल एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल्स एंड इंटरसेक्शंस ऑफ द सेल विथ इट्स इन्वायरमेंट। कहने का मतलब ये है कि सेल के अंदर हमें काफ़ी चीज़, अगर ये एक सेल है, सपोज़ करिए ये एक सेल है, ये सेल है, और इस सेल के अंदर हमें काफ़ी चीज़ें मिलने वाली है। इसी में छोटे छोटे आपको एक दिखेंगे, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसको प्रोटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगे, मेम्ब्रेन से कैद रहेगा। ऑल एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल्स एंड ऑल एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल, ये देखिए, all activities inside the cell and intersections of the cell with its environment are possible due to features। तो फ्यूचर की वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ इसके अंदर होती है, उसको हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पे प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। ये देखिए, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है उसको हम इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। सेल का जो हम पढ़ रहे हैं, सेल का सबसे बाहरी जो कवर होता है वही होता है सेल का मेम्ब्रेन। दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। The plasma membrane allows or permit the entry and exit of some materials in and out of the cell। जिस तरह से एक गार्ड का काम होता है हमारे डोर पर बैठने का, गेट पर बैठने का, और वो ही एंट्री देगा कि किसको अंदर जाना है, किसको अंदर नहीं जाना, और बाहर की लोगों से अंदर के लोगों को बचाने वाला वो गार्ड होता है या दीवार होती है। तो यहाँ पे एक सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको कहा गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसलिए कहा गया है कि मेम्ब्रेन जो होती है वो बाहर के एनवायरनमेंट से प्लाज्मा को बचाती है, तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है क्या, कि किस चीज़ को एंट्री करनी है। अब पूछोगे, आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मेम्ब्रेन में क्या चीज़ की एंट्री होती होगी, सेल में क्या एंट्री होती है। देखिए, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ, बहुत छोटा होता है, ऐसे हमें दिखता नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी ऑक्सीजन जाने की कैपेसिटी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की कैपेसिटी होती है। तो वो आना और जाना कौन डिसाइड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसको अंदर जाना है, किसको अंदर से बाहर आना है। प्रोटीन हो गया सेल के अंदर बना, और सेल से फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाएगा, तो ये सब मटेरियल कहाँ से जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के थ्रू आउट होगा और इन होगा। इट इज़ आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, और जो अदर मटेरियल सेल के अंदर होते हैं उसको भी बचाता है अंदर जाने या बाहर आने से। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन किसको कहा जाता है। तो याद रखना, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये सेलेक्ट डिसाइड करता है कि किसको अंदर जाना है और किसको बाहर आना है। तो इसलिए इस सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब यहाँ बात आती है सेल के अंदर कैसे सब्सटेंस मूवमेंट करता है और कैसे सब्सटेंस सेल के बाहर जाता है। सम सेल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, अभी हम लोगों ने इसको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड जो और ऑक्सीजन सेल के अंदर या बाहर आने जाने करते हैं। कैसे, उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। याद होगा 8th क्लास में या 9th क्लास के भी चैप्टर है डिफ्यूज़न, जो कि मैटर में हम लोग पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे। डिफ्यूज़न का मतलब ही यह होता है, एक तरीका होता है
कि एक मैटर का मटेरियल पार्टिकल वो दूसरे पार्टिकल के साथ मर्ज हो जाए, मतलब मिक्स हो जाए, तो उसको डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या डिफ्यूज़न हुआ, जो ऑक्सीजन का पार्टिकल होता है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज़ होकर अंदर चला जाता है। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो का सेल के अंदर होता है वो तो सेल का वेस्टेज मटेरियल है, उसको बाहर आना पड़ेगा, वो उसी प्रोसेस से वो बाहर आ जाता है। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न इन अर्लियर चैप्टर। यहाँ पे वही चीज़ बोला हम लोगों ने, डिफ्यूज़न शुरुआती चैप्टर में पढ़े हैं। We saw that there is spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where it's low concentration। यहाँ concentration का concept है कि इतनी क्षण भर का होता है कि आप समझ नहीं सकते कि इतनी तेज़ी से ये प्रोसेस होता है डिफ्यूज़न इस सेल मेम्ब्रेन में और बाहरी और अंदरूनी वाले पार्ट मटेरियल्स में। तो ये हाई और लो कंसंट्रेशन की वजह से होता है। जैसे समझ लीजिए कि अगर कोई डब्बा है वो खाली है, ऊपर टंकी भरी है वो फुल है, अब नीचे टैप जैसे ही टोटी उसके टैप को ओपन करेंगे तो ऊपर का पानी किधर आएगा, नीचे की तरफ। ये क्यों होगा, क्योंकि ऊपर हाई प्रेशर है और नीचे लो प्रेशर है, तो हाई से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। तो समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन द सेल, सेम इसी तरह सेल में होता है। फॉर एग्जांपल CO2 विच इज़ सेलुलर वेस्ट, जो कि हमारे सेल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी नहीं है, वेस्टेज है, तो इसको एक्सक्रीट करना पड़ेगा, बाहर आउट करना पड़ेगा सेल से इसको बाहर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्यूमुलेट्स इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड, अंदर की तरफ सेल के हाई कंसंट्रेशन होगा, तो इन द सेल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उसको बाहर भेजना है। द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज़ लो, बाहर जो होता है इसका कंसंट्रेशन लो होता है एज़ कम्पेयर टू दैट इनसाइड ऑफ द सेल। As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside a cell, CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे वेस्टेज मटेरियल सेल के अंदर से बाहर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑक्सीजन कैसे सेल के अंदर जाता है। ये पूरा प्रोसेस है डिफ्यूज़न, और डिफ्यूज़न कैसे होता है, हाई और लो कंसंट्रेशन के ऊपर। तो हमने एक एग्जांपल भी डेली लाइफ का लिया था कि कैसे टंकी वाला, तो वही यहाँ पे सेल में भी अप्लाई होता है। तो फिर इसके आगे क्या बोला है कि सिमिलरली O2 इंटर द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। तो देखिए O2 यानी कि ऑक्सीजन का बाहरी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हाई होता है, और इनसाइड में लो होता है। तो डिक्रीज़ की वजह से डिफ्यूज़न इस तरह से रोल अदा करता है, गैसियस का एक्सचेंज होना किसमें, सेल और एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब वाटर भी यही लॉ को, डिफ्यूज़न का लॉ मानता है कि वाटर भी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स तो पसीने के रूप में, या फिर सेल के सच एज सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। वाटर का बाहर आना ऑस्मोसिस कहलाता है। तो अभी हम लोगों ने जाना कि कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है सेल के अंदर से, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क क्या होता है उसको भी हम लोगों ने समझा। The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water। देखिए पानी में कितना सब्सटेंस डिज़ोल्व है ये भी इफ़ेक्ट डालता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। Osmosis is the net diffusion of water across a selective permeable membrane toward a higher solute concentration। देखिए ऑस्मोसिस कौन सा प्रोसेस है, ऑस्मोसिस जैसे वहाँ पर डिफ्यूज़न प्रोसेस हम लोगों ने जाना कि ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना है, डिफ्यूज़न प्रोसेस से हुआ, लेकिन वाटर का एक्सचेंज होना यानी कि वाटर का एंटर होना या बाहर आना ये ऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाता है। तो ऑस्मोसिस में नेट डिफ्यूज़न ऑफ वाटर अक्रॉस आ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन टूवर्ड हाई और लो। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट विल बी
happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water. कह रहा है कि क्या होगा अगर हम एनिमल का सेल लें और प्लांट का सेल लें और उनको सॉल्यूशन में शुगर के और सॉल्ट के सॉल्यूशन में पानी में डाल दें। देखिए यहाँ पे if the medium surrounding the cell has a higher water concentration, if the medium surrounding the cell, सेल के चारों तरफ मीडियम अगर है हायर वाटर concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. कहने का मतलब ये है कि अगर मीडियम मतलब जो मीडियम के चारों तरफ सेल के हाई वाटर कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन मतलब तुरंत अंदर लेना, और इसका मतलब ये होगा आउटसाइड सॉल्यूशन के बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब पानी की बहुत ज़्यादा उसमें मात्रा है, तो सेल उस पानी को क्या कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा। किस तरह से, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। और इस सॉल्यूशन को जाना जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस प्रोसेस का नाम है हाइपोटोनिक। याद रखिएगा, पूछता है कि नेम द सॉल्यूशन विच इज़ नोन एज हाइपोटोनिक ऑस्मोसिस। तो हाइपोटोनिक इस सॉल्यूशन को बोला जाता है। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव पास across the cell membrane in both direction. वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो फ्री होता है पास होने के लिए सेल मेम्ब्रेन में, चाहे अंदर चाहे बाहर, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। अगर सेल के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर हो गया वो बाहर आ जाएगा। द नेट रिजल्ट इज़ दैट वाटर एंटर्स द सेल इज़ लाइकली टू स्वेल अप। तो इसका क्या मतलब चला कि सेल जो होता है वाटर को निगल लेता है, मतलब स्वेल अप। ये हो गया पहला पॉइंट। इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन, जब हाई कंसंट्रेशन रहेगा तो निगल लेगा। अगर मीडियम का यानी कि वाटर का सेम कंसंट्रेशन है सेल के बराबर, तब क्या होगा, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस कंडीशन में कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगा वाटर में सेल की मेम्ब्रेन की तरफ, तो इस सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, वहाँ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या आइसोटोनिक। वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन द बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज अमाउंट गोइंग आउट। जितना अंदर गया उतना वाटर बाहर आया, तो इसमें ओवरऑल मूवमेंट हुआ वाटर का, तो इसको कहते हैं द सेल विल स्टे द सेम साइज। सेल में कोई बदलाव नहीं होगा। ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं, सेल का बड़ा होना, सेल का छोटा होना, वाटर का अंदर जाना, वाटर का बाहर आना, ये चीज़ हमें दिखाता है। अगर हम डेली लाइफ में देखें, अगर अपने हाथ को पानी के अंदर काफ़ी देर तक डाले रहें तो हमारा हाथ क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ने का मतलब क्या हुआ कि हमारे हैंड के जो सेल हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लिए। एब्जॉर्ब का मतलब ये है कि वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था हमारे स्किन या सेल के अंदर, वो सारे अंदर चले गए और इस वजह से हमारा हैंड का जो सेल है वो सिकुड़ गया। अगर ऐसा नहीं होता है तो वहाँ अगर सिकुड़ जाता है तो वहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। अगर नहीं हुआ सिकुड़ना तो आइसोटोनिक हुआ। ठीक, अगर देखिए मीडियम का कंसंट्रेशन लो है, यानी कि वाटर का कंसंट्रेशन सेल से लो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, द सेल विल लॉस वाटर के सेल से वाटर बाहर आएगा और इस कंडीशन पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। अगेन वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटायर इट, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक। The osmosis is special case of diffusion through a selective permeable membrane। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया है कैसे इसको परफॉर्म करेंगे। जैसे देख लीजिए, कह रहा है कि अंडे की छिलके को ले लें, निकाल दें और उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उसको डिज़ोल्व कर दें अंडे के छिलकों को। तो जो सेल है उसमें ज़्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट होता है,
उसमें एक झिल्ली निकलेगी जो कि एग को वो क्या करे रहती है, बंद करे रहती है। उसको आप पुट द एग इन प्योर वाटर, उस पुट एग को प्योर वाटर में डालेंगे और आप देखेंगे 5 मिनट के बाद क्या होने वाला है, वो अंडा जो होगा फूल जाएगा, सेल्स। क्यों? क्योंकि वाटर उसके अंदर चली जाएगी। किसकी वजह से? ऑस्मोसिस की वजह से। ये आप कर सकते हो घर पे। और इसी तरह प्लेस अ सिमिलर डिसॉल्व्ड एग इन अ कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे तो 5 मिनट बाद देखेंगे अंडा सिकुड़ जाएगा। उसी का उल्टा, तो इस केस में क्या होगा कि सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से ये प्रोसेस इसमें होता है। इसी तरह आप देख सकते हैं जो किशमिश होती है उसको आप सूखी किशमिश को या फिर एप्रिकॉट को, यानी कि एप्रिकॉट आप कह सकते हो एक तरह से फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स होता है, उसको प्लेन वाटर में डाल दोगे, छोड़ दो कुछ दिन बाद, रात में जैसे डाल के आप खाते होगे, छोड़ देते हो, सुबह वो फूला रहता है। तो फूलने का इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, शुगर का और साल्ट का, यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग, ईच गेन वाटर, दोनों वाटर को गेन करेंगे, एंड सॉइल व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, जब तक उसके अंदर जगह रहेगा वो उसको खींचकर अंदर फुला लेंगे। When placed in the concentration solution, it loses water and consequently shrink. Unicellular freshwater organism and most plant cells tend to gain water through the osmosis. जितने भी यूनिसेलुलर या फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल, मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, पानी को गेन करते हैं, वाटर को गेन करते हैं अपने सेल के अंदर, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स रूट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस, प्लांट के रूट का पानी को ऑब्जॉर्व करना भी ऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाएगा। Thus, this diffusion is important in exchange of gas and water in the life of cell. In addition to this, the cell also obtains nutrition from its environment. Different molecules move in and out of the cell through a types of transport require use of energy. यहाँ से साफ पता चल गया है कि डिफ्यूज़न एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है एक्सचेंज ऑफ गैस वाटर को लाइफ में, सेल के लाइफ में होने का। तो एडिशन क्या होता है? एडिशन टू दिस, इससे यह पता चलता है कि सेल क्या करती है, न्यूट्रिशन एनवायरनमेंट से लेती है और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है अंदर और बाहर सेल के थ्रू एनर्जी रिक्वायरिंग यूज़ एनर्जी, और उस सब होने के लिए उसको एक तरह से एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल एंड इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो ये बात याद रखिएगा। अभी हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इतना चीज़ पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन वर्क है वो परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। उसका बस काम है कि किसको अंदर जाना है, किसको अंदर आना है। और ये जो है एक फ्लेक्सिबल और किससे बनी होती है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जिसको लिपिड्स एंड प्रोटीन से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है तो उसको हम कैसे पता कर सकते हैं? द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता कर सकते हैं और किसी से नहीं पता कर सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसा होता है। इतना तो जानते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है मेम्ब्रेन में और इनेबल्स होता है एनगल्फ, मतलब निगलने में खाने को और मटेरियल को बाहर लाने में। ऐसे प्रोसेस को एज एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमेबा अक्वायर इट्स फूड थ्रू आ सच प्रोसेस, जैसे कि अमेबा एक ऑर्गेनिज्म है, वो अपना जो फूड है एनगल्फ करता है, उस फूड को चारों तरफ से घेर लेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर ले लेगा। अब आ रहे हैं सेल वॉल के ऊपर। तो अभी हम लोगों ने देखा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है।
यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाउ डू सबस्टेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि कैसे सेल के अंदर सबस्टेंस जैसे कि CO2 और वाटर अंदर आता और जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि अभी पीछे कैसे आता जाता है, कौन से प्रोसेस होते हैं, ऑस्मोसिस होते हैं, डिफ्यूज़न होते हैं, और कौन इसको परमेबल करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है। और वाई इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहा गया है, क्योंकि उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है, किसको अंदर जाना है, किसको अंदर नहीं जाना, किसको रोकना है। और वो कैपेसिटी होती है, वो एक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर होता है कि लो से हाई पे जाना, इस वजह से वो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब आ जा रहे हैं सेल वॉल के ऊपर। देखिए, प्लांट सेल in addition to plasma membrane have another rigid outer covering cell called the cell wall। अब यहाँ प्लांट सेल के बारे में बात हो रही है। प्लांट सेल में एक सेल और होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी एक सेल होता है जो रिजिड होता है, मतलब हार्ड होता है, आउटर कवरिंग होती है, जिसको सेल वॉल कहा जाता है। तो यहाँ पे प्लांट सेल में एक सेल एक्स्ट्रा हो गया, सेल वॉल, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक सेल वॉल होता है और इसको सेल वॉल कहा जाता है। तो सेल वॉल कहाँ होता है, आउटसाइड होता है, किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, यानी कि सेल वॉल होगा फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। लेकिन अगर अदर बॉडी की बात करें तो उसमें सेल वॉल नहीं होगा, प्लांट सेल के अलावा और किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं होता। The cell wall lies, the plant cell wall is mainly composed of cellulose। तो प्लांट सेल जो होता है, तो सेल वॉल जो होता है प्लांट का, वो कंपोज होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। और सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि स्ट्रक्चरल और स्ट्रेंथ टू प्लांट। तो प्लांट को जो मजबूती मिलती है और शेप मिलता है, बनावट मिलती है, वो सेल्यूलोज से मिलती है। सेल्यूलोज कैसा सब्सटेंस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और इसी से प्लांट को मजबूती मिलती है, वो होता है सेल वॉल। जब भी प्लांट लिविंग होता है, सेल लॉस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक, प्लांट लिविंग सेल क्या करते हैं, वाटर को लॉस करते हैं, निकालते हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो सेल क्या हो जाता है, श्रिंकेज हो जाता है और कंसंट्रेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे, लो हो जाता है फ्रॉम द सेल वॉल। दिस फेनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। मतलब कहने का ये है कि प्लांट के अंदर, लिविंग प्लांट के अंदर जो सेल वॉल जो प्लांट होता है, सेल होता है, वो क्या करता है, वाटर को सिंकेज, मतलब पानी को बाहर करता है थ्रू द ऑस्मोसिस, और या कंसंट्रेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल। इससे क्या होता है, सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो जो सेल होते हैं वो अवे मतलब दूर जाते रहते हैं, दूर का मतलब वो डेड होते रहते हैं। तो इस फेनोमेना का प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। हम इसको इस फेनोमेना को परफॉर्म कर सकते हैं फॉलोइंग एक्टिविटीज़ से। यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ दिया है, माउंट द पील ऑफ ए रोहू लीफ। एक तरह का पेड़ का पत्ती लिया गया है और ऑन स्लाइड पर रखा गया है और उसको एग्जामिन करना है अंडर हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। नोट द स्मॉल स्क्रीन ग्रेन्यूल्स, उसका कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। They contain a green substance called chlorophyll, but put a strong solution of sugar or salt on the mountain leaf on the slide. Wait for a minute and observe under a microscope what we see. Now place some rohu leaves in boiling water for a few minutes. This kills the cell. Then mount one leaf and slide observe under a microscope. Put the strong solution of the sugar or salt on the mounted leaf on the slide. Wait for a minute and observe it again. What do we find? This demolifies. तो दोस्तों यहाँ पे जो ये एक्टिविटीज़ थी, ये एक्टिविटीज़ कह रही है कि कोई प्लांट का, रोहू प्लांट का लीव्स लो और उसको इस तरह से हाई सॉल्यूशन वाटर में रखो, उबालो और उसको देखो क्या होता है। यहाँ तो देखिए क्या होता है, इसमें दिखता क्या है, लिविंग सेल एंड नॉट डेड सेल आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर। जो लिविंग सेल थी वो वाटर को एब्जॉर्ब और
रिमूव करने में, लॉस करने में कैपेबल है, लेकिन जो डेड है वो इसमें नहीं है। आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस, नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के द्वारा जो डेड सेल है पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन लिविंग सेल कर सकता है। सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, cell walls permit the cell of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without bursting। तो सेल वॉल का एक ही काम है, वो परमिट देता है, जैसे कि प्लांट हो गया, फंजी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, सीधा खड़ा रहना, बहुत डाइल्यूटिक एक्सटर्नल मीडिया से उसको बिना फटे बचाना। इन सच मीडिया द सेल टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो इस मीडिया में क्या होता है, सेल जो होता है वाटर लेती है ऑस्मोसिस के थ्रू। और सेल सॉइल बिल्डिंग, द सेल सॉइल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, जो निकलती है और अपना प्रेशर उस सेल वॉल के ऊपर बनाती है। द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द सॉइल एंड सेल because of their walls, such as cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than the animal cell। तो सेल वॉल का काम है इक्वल प्रेशर लगाना, जिसकी उसके अंदर जितना सेल लगाती है। तो ये था सेल वॉल की कुछ बारे में। डिफरेंट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियस के। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें।